ओके जी, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू की थी एंड दैट वाज ऑन पेज 106। थोड़े से दिखा दूं आपको आज रात वाले प्रोग्राम, 9 बजे वाला प्रोग्राम दिखा दूं थोड़ा सा। ये कौन बोला था? भी किसने ग्लव्स बोला है? क्लास में बैठे हैं और शर्म भी नहीं आती कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। घर में भी ऐसे ही करते होंगे, अजीब जहालत है भाई। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चल पड़े तो ये देख लिया करें अखलाक के दायरे में है या नहीं। अजीब चलाने वाले तो जाहिल बैठे हैं, उस अमल करने वाले उससे आगे होते हैं। फिर रिकॉर्डिंग हो रही थी, चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी पता चलना चाहिए। अच्छा अच्छा यार, हम ये बात कर रहे थे कि छोड़े पर आपको क्या दिखाने हैं एमसीक्यूज। कोई एक दो सैंपल बेस पे दिखा दूं, लेकिन वो वाला फिर टेस्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाले कैसे? ऑनलाइन वालों को तो ये लेक्चर कल मिलना है, तो ये तो आज शाम को हो जाना है। वो कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे जी? टाइम इंशाल्लाह 10 मिनट होगा। 10 मिनट के बाद बस आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। फिर 10 मिनट के लिए खुलेगा, 10 मिनट 9 बजे खुल के 9:10 पे बंद। बस उसके बाद से 10 मिनट, यानी 9 बजे आपको लिंक भेजेंगे, 9:10 के ऊपर आप अगर वो अपलोड भी करोगे तो हमारी तरफ से एक्सेप्ट नहीं होगा। 9:11 पे हो सकता है ग्रेस मिनट्स दे दिए जाएं एक। नहीं 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 नहीं, 9 बजे सबने ओपन करना है, 9:10 पे हमारी तरफ से बंद हो जाना है। ये 9 बजे टाइम है, ठीक है? हाँ हाँ ओके। कितने लोगों ने टका के तैयारी कर ली है एक दफ़ा? ज़रा ये मौका पाके वेल डन। 2 लोग इधर हाइब्रिड में किसी ने तैयारी कर ली हो, सारी एक दफ़ा नज़र मार ली हो। कितने लोग आज एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लेंगे, चीज़ों को मोटी मोटी नज़र मार लेंगे, ठीक है? चलें। अच्छा भाई, हमने ये डिस्कशन की थी कि अगर एक बंदा बाहर के मुल्क में सैलरी कमाता है, आप दोनों खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। ओ क्या मतलब खड़े हो जाए, मैं कह रहा हूँ अगर एक बंदा जल्दी जल्दी जल्दी, अगर एक बंदा फॉरेन सैलरी कमाता है, अब बैठ जाइए, आइंदा कभी अगर क्लासेस में बात नहीं करनी तो ये हो ही नहीं सकता। इंसान है, बात हो जाती है जीम बात में। एक बंदा फॉरेन मुल्क में सैलरी कमाता है जाके, बाहर के मुल्क में सैलरी कमाता है जाके, तो हमने कहा था कि उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि तुम रेजिडेंट हो या नहीं। सॉरी, उसे सवाल पूछा जाएगा तुमने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है या नहीं। अगर उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो उसकी फॉरेन सैलरी माफ, और अगर उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे तो उससे पूछा जाएगा तुम सिटीजन हो या बाहर के मुल्क में ही रहे। तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो कहे कि मैं सिटीजन हूं या बाहर के, ये क्यों तस्वीर खींची जा रही है? उस दिन करवाया था, छुट्टियां करने पता चल जाता है छुट्टी की है, तस्वीर खींचने का मतलब ये। अगर आपने फॉरेन टैक्स पे नहीं किया था तो इससे क्या पता चलेगा कि 2 सवाल और पूछ लो। नंबर 1, क्या तुम पाकिस्तान के सिटीजन हो और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हो? अगर ये दोनों बातें तुम में पाई जा रही हैं तो चाहे तुमने बाहर के मुल्क में सैलरी पे टैक्स पे किया या नहीं किया, तुम्हें फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी। और अगर तुम कह दो कि मैं सिटीजन नहीं हूं या बाहर नहीं रहा, दोनों में से कोई एक बात पे भी तुम नो कर दो, तो ठीक है, तुम इधर आ जाओ। फिर तुम क्या हो? ऐसे बंदे हो जिसे फॉरेन सैलरी पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा।
पेज 107, पाकिस्तान सोर्स सैलरी। पाकिस्तान में कमाई गई सैलरी कौन सी होती है, यानी पाकिस्तान वाली सैलरी कौन सी समझी जाती है। एक तो फॉरेन सैलरी है ना जो आपने बाहर कमाई, पाकिस्तान वाली सैलरी कौन सी समझी जाती है। पहली बात, अगर आप नौकरी कर रहे हैं पाकिस्तान में, नौकरी कहां कर रहे हैं, पाकिस्तान में, तो जहां मर्जी आपको पैसे मिले, जहां मर्जी आपको पैसे मिले, आपने क्या करना है, नौकरी अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं और जहां मर्जी आपको पूरी दुनिया में पैसे मिले, समझा जाएगा कि आप पाकिस्तान से सैलरी कमा रहे हैं। पाकिस्तान सोर्स सैलरी यानी पाकिस्तान से कमाई गई सैलरी है। असल में इनकम दो तरह की होती है ना, एक होता है पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक होता है किस सैलरी को पाकिस्तान सोर्स कहने हैं वो डिस्कस करने हैं। इसके अलावा बाकी सारी क्या हो जाएगी, फॉरेन सोर्स। अगली बात, अगर आप होंडा एटलस कार में नौकरी कर रहे हैं पाकिस्तान में और आपको थोड़ी सी तनख्वाह पाकिस्तान में मिल रही है, थोड़ी सी तनख्वाह बाहर के मुल्क में आपकी बेगम थी, आपने कहा थोड़ी सी तनख्वाह मेरी उधर भेज देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी तनख्वाह इज कॉल्ड एज पाकिस्तान में कमाई गई सैलरी, चाहे बाहर मिलने वाली जगह नहीं देखी जाएगी। जैसे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए हम नंबर ऑफ डेज गिनते थे, सिटीजनशिप नहीं देखते थे, हाँ सिटीजनशिप नहीं देखते थे, ऐसे इसके लिए क्या देखा जाएगा, नौकरी कहां कर रहे हो, पाकिस्तान के नक्शे के अंदर रहते हुए कहीं नौकरी कर रहे हो या नौकरी बाहर कर रहे हो, नौकरी देखी जाए कहां। अगर नौकरी पाकिस्तान में कर रहे हो, पैसे जहां बोले मर्जी ले रहे हो, तो असूल क्या होगा, वो पाकिस्तान सोर्स सैलरी होगी। और अगर एक बंदा कहता है कि मैं हुकूमत का एम्प्लॉई हूं, अब ये पाकिस्तान में सारे लोग हैं या गिने चुने लोग हैं, तो बहुत गिने चुने लोग होंगे। अगर करोड़ों की आबादी, अरबों की आबादी है पाकिस्तान में, तो उसके अंदर कुछ लाखों लोग सिर्फ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो पाकिस्तान में शायद 1% लोग भी ऐसे ना हो जो हुकूमत के एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस में, फौज में नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग होंगे मैक्सिमम, आधे से ज़्यादा तो वैसे ही अनपढ़ कई इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के, तो ये फौज इन इलाकों में नौकरी कर रहे होंगे, वो कितने लोग होंगे, बहुत थोड़े से लोग होंगे। तो जो हुकूमत का एम्प्लॉय है उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा रिलैक्सेशन है, वो पाकिस्तान क्या नौकरी जहां भी दुनिया में करे उसकी सैलरी हमेशा क्या समझी जाएगी, पाकिस्तान सोर्स सैलरी, पाकिस्तान से कमाई गई सैलरी। हाउएवर सैलरी रिसीव्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन पाकिस्तान वेदर एम्प्लॉयमेंट इज इन पाकिस्तान और अब्रॉड। टैक्सेबल इन पाकिस्तान की जगह इस पाकिस्तान सोर्स इनकम, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है। चाहे नौकरी आप बोले कुछ लोगों ने, सॉरी, चाहे नौकरी आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमने ये भी कहा था ना एक दफा कि वो चाहे 0 डेज भी पाकिस्तान में रुके, ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। तो आज हमने ये भी कह दिया तुम जहां मर्जी जाके नौकरी कमा के पैसे कमाओ, यही समझा जाएगा कि तुम। आप बताएं कि एक बंदा है जो पाकिस्तानी फौज का बंदा है, उसको हमने जर्मनी भेजा हुआ है, तो जर्मनी में जाके काम कर रहे हो, पाकिस्तानी फौज ने उसे 2 साल बाद वापस बुला लेना है, तो वो जर्मनी में फिजिकली नौकरी कर रहा है, लेकिन स्टिल उसकी इनकम को फॉरेन सोर्स सैलरी नहीं कहा जाएगा। उसकी सैलरी को कौन सी सैलरी कहा जाएगा, पाकिस्तान सोर्स सैलरी। क्लियर हो गया। सैलरी इनकम, अब 2 बातें होगी, 2 किस्म के लोग हो गए। जो लोग पाकिस्तान के एम्प्लॉय गवर्नमेंट के नहीं है, उनके लिए क्या रूल है, उनके लिए यह शर्त है कि नौकरी पाकिस्तान के अंदर करें। अगर वो पाकिस्तान के अंदर नौकरी करेंगे, नक्शे के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के, फिर नौकरी करेंगे सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, केपी, अगर वो पाकिस्तान के नक्शे के अंदर रहते हुए नौकरी करेंगे तो उनको क्या फायदा मिलेगा,
इनकी सैलरी का क्या नाम, फायदा तो छोड़ें, इसकी सैलरी का क्या नाम रख दिया जाएगा? पैसे जहां मर्जी मिले, पैसे जहां मर्जी मिले। और जो लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो दुनिया के नक्शे के अंदर रह के, जहां चांद पे ना चले जाएं, वो दुनिया के नक्शे के अंदर, चांद पे भी चले जाएं, वो दुनिया के नक्शे के अंदर रह के जहां भी नौकरी करें, उनको क्या कहा जाएगा? तुम कौन सी सैलरी कमा रहे हो? हालांकि वो 3 साल से जर्मनी में सैलरी कमा रहा है, लेकिन कहा जाएगा तुम। अब मुझे ये बताएं, भाईजान आप खड़े हो जाएं, आप हैविंग मुस्टैशेस, जल्दी आप मुझे ये बताएं, आपके कजन का नाम क्या है जो बाहर के मुल्क में गया हुआ है? नहीं गया हुआ, आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है कजन का जो बाहर के मुल्क नौकरी करने गया हुआ है? जीशान। किस मुल्क में गया हुआ? चाइना में गया हुआ है। नौकरी करने गया हुआ है या कारोबार करने? छोटा मोटा बिजनेस। मैं नौकरी करने कह रहा हूं, नौकरी करने कौन गया हुआ है? हाँ खड़े हो, नाम कजन का, फर्जी नाम बता दें, फर्जी नाम। दिलावर। फर्जी है असली है? असली है। किस मुल्क में गया हुआ है? चाइना गया हुआ है। इन दोनों से जरा रब्ता करवा दो उससे, ठीक है? तो इनका कजन है, उसका नाम दिलावर है, वो चाइना के अंदर चिंग चुंग मिंग किस जगह पे गया हुआ है? हुबाई मूंग पुंग। हुबाई मूंग पुंग अपनी तरफ से हमने डाला है, हुबाई में गया हुआ है। वो हुबाई मूंग पुंग में गया हुआ है नौकरी करने के लिए। तो बताएं वो पाकिस्तान सैलरी कमा रहा है या फॉरेन सैलरी कमा रहा है? बैठ जाए। नंबर 1, पहली तो बात है कि वो पाकिस्तान के नक्शे के अंदर रहते हुए नौकरी नहीं कर रहा, बाहर नौकरी कर रहा है, तो पहली बात भी पूरी नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने भेजा उसे? नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत कह रहे खुद गया, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं भेजा, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। तो अब जब ये दोनों बातें उसमें नहीं पाई जा रही, तो इसका मतलब है वो बंदा फॉरेन सैलरी कमा रहा है। अब फॉरेन सैलरी और पाकिस्तान सैलरी में हमें फर्क पता चल गया। जी, उमर एक प्राइवेट कंपनी में पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन सैलरी उसको जर्मनी में भेजी है। कोई हुआ होगा मसला मसला, कोई फटा करके आया होगा जर्मनी में, तो वहां उसको सैलरी भेज दी है। कौन सी इनकम है और इस पर टैक्सेबल है फिर? पाकिस्तान सोर्स। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स इनकम कभी भी माफ नहीं है। कल हमने कौन सी इनकम माफ कराई थी? सिर्फ फॉरेन सोर्स। पाकिस्तान सोर्स इनकम किसी सूरत में माफ नहीं है। नेक्स्ट, तैमूर नहीं होता था फूफो का बेटा, वर्क्स फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड इज पोस्टेड इन सऊदी अरेबिया। जी बोलें। इसकी सैलरी भी। और तीसरी एग्जांपल हमने कर ली है, वन ऑफ आवर कोलीग इन क्लास, हिज कजन इज वर्किंग इन चाइना एंड ही इज स्कूल टीचर देयर एंड he is not Pakistan government employee and he is not working in Pakistan, therefore he is earning foreign source salary. Okay, ching mung ping yung, okay, ni hao. चलें जी, पॉइंट 8। अगर आपका भी कजन है तो क्लास के बाद मुझे आके बता दें। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे हाइब्रिड से? माइक पकड़ के बताया करें। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो बोलना चाहता हो, इन्वॉल्व होना चाहता हो, वो माइक अपने पास रखा करे। हाइब्रिड में उठें, दोनों क्लासेस में माइक पकड़ें, कुछ हेलो हाई किया करें ना, को पता चले आप लोग बैठे हैं। माइक पकड़ें, उठें। अब देखें कोई उठ नहीं रहा। नो वन इज इंटरेस्टेड इन बोलिंग। अभी फिलहाल इनको दे दें, फिर फर्स्ट रो में दे दीजिएगा। चलिए फर्स्ट रो में आ गया। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पॉइंट 8, पेंशन। पेंशन के बारे में रूल सुन लें। पेंशन और टेंशन में फर्क बताएं। पेंशन उसको मिलती है जो नौकरी से रिटायर हो जाए और घर बैठ जाए, फिर भी उसका एम्प्लॉयर उसको पेंशन भेज रहा होता है। और टेंशन उसको होती है जो नेमतों पे शुक्र ना करे और मुसीबतों पे सब्र, उसको क्या होती है? टेंशन। और अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल भी आपकी जिंदगी हो, टेंशन फ्री गुजारनी है आप लोगों ने, क्योंकि आप में ये 2 क्वालिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, तो टेंशन का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दें। अब आप मुझे ये बताएं कि पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है या किसी बंदे को भी मिल रही है,
तो क्या एम्प्लॉयर इतना अच्छा होता है कि रिटायर होने के बाद भी उसके घर पैसे भेजता रहे? हाँ, कई मिसालें हमने जिंदगी में देखी हैं। एम्प्लॉयर रिटायर हो जाता है, घर बैठा होता है, फिर भी एम्प्लॉयर उसके घर क्या भेज रहा होता है? पेंशन भेज रहा होता है। ये जो पेंशन है, इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट के बाद ये मिलनी शुरू होती है, इसके लिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है। पेंशन इज माफ, पेंशन माफ है। वो बेचारा बंदा वैसे ही उसकी नौकरी खत्म हो गई है, पेंशन अब उसको मिल रही है। पेंशन इज माफ, इस पे आपने टैक्स नहीं लगाना। अच्छा, हमने ना असल में अब शुरू कर दिए हैं आज से ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस हमने शुरू कर दिए हैं। अब ये सैलरी माफ हुआ करेगी। प्रॉपर्टी में कोई नहीं एग्जेम्पशंस थी इतनी ज़्यादा, कैपिटल गेन में कोई ज़्यादा एग्जेम्पशंस नहीं थी। इधर आगे 4-5 सफ़े हैं एग्जेम्पशंस के। बहुत सी चीज़ें सैलरी में एग्जेम्प्ट की जा रही हैं, माफ़ की जा रही हैं। आज से ऑनवर्ड्स हमने एग्जेम्पशंस शुरू कर दिए हैं। कल की क्लास वैसे बहुत मजे की थी। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड। Point 8. A pension received by a citizen of Pakistan from a पुराना employer shall be exempt. जो पेंशन आपको किससे मिल रही है? किसान एम्प्लॉयर से, फार्मर एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर, पुराने एम्प्लॉयर से, वो क्या होगी? माफ होगी। लेकिन अगर आप उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा जॉब शुरू कर दें, लेकिन अगर आप उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा जॉब शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे पहले आप प्रोडक्शन मैनेजर थे, महीना दो आप रिटायर होके घर चले गए, फिर बेगम ने कहा नहीं पूरा दिन तू ऐथे सप्ताह थोड़ा जा ना, मैनू भी रिलैक्स कर जा। तो बेगम ने कहा जाएं हर वक्त। फिर कई दफा बूढ़ा बंदा होता है, हर टोका टाकी चाय ये बर्तन ये वो सवाई वो बोलता रहता। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत हो गई है हम जा जरा। तो उसने दोबारा गया एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर ने कहा बुढ़ी कहती है सुल्ताना नहीं मान रही। सुल्ताना कह रही है कि प्लीज़ आप जो है ना जाए नौकरी करें, आप नौकरी अच्छे हैं। तो वो दोबारा चला गया, उसको नौकरी मिल गई। अब लॉ मेकर कहते हैं इसको पेंशन माफ नहीं है। अगर उसी एम्प्लॉयर के पास नौकरी शुरू कर दें, और अगर आप उस एम्प्लॉयर के पास नौकरी शुरू ना करें, मिसाल के तौर पे आप रिटायर हुए गोरमे कोला से और अब आपने जाके नेक्स्ट कोला में नौकरी शुरू कर दी, तो फिर आपको पेंशन माफ होगी जो गोरमे कोला से मिल रही है, क्योंकि अब आपने एम्प्लॉयर बदल लिया। नहीं, दोबारा उसी के पास जाएगा तो पेंशन मिलेगी, वो पुरानी नौकरी वाली मिलेगी। सैलरी तो नई नौकरी वाली मिलेगी, सैलरी की तो अलग बात है, वो तो टैक्सेबल है। तो आप गोरमे कोला में पहले प्रोडक्शन मैनेजर थे, आपकी तनख्वाह थी ₹1,00,000, आप रिटायर हो गए तो वो आपके घर हर महीने 10,000 भेज रहे थे। अब आपको 10,000 मिल रहा है, 2-3 महीने मिलता रहा। फिर एक दिन सुल्ताना ने कहा इट्स एनफ, 3 महीने हो गए तुम्हें बर्दाश्त करते हुए, बस बहुत, प्लीज़ सर था जाएं, अब घर से थोड़ा बाहर बिला करें। ये नौकरी करने चला गया। अब जब ये नौकरी करने गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप तो बूढ़े हैं, आपको 50,000 रुपया तनख्वाह दे देते हैं, आप सेल्स मैनेजर लग जाए हमारे। तो अब इसको 50,000 तनख्वाह वो मिल रही है और 10,000 पेंशन अलग मिल रही है। 10,000 पेंशन इसकी माफ होनी चाहिए थी, लेकिन अब माफ इस वजह से नहीं होगी कि दोबारा सेम एम्प्लॉयर के पास काम शुरू कर दिया। ये मैं कहना चाह रहा था जी। या नीचे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में अलग से डिस्कशन आ रही है, वो जहां भी जाए माफ है। वो नीचे आखिरी पॉइंट लाइन पढ़ लेते हैं। अच्छा, इफ अ पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर दिस एम्प्लॉयर और एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर का क्या मतलब है? एम्प्लॉयर मींस उसी के पास नौकरी शुरू कर दे। एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर का मतलब है जानने वाला। एम्प्लॉयर्स में ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने कोई छोटी कंपनी बनाई हुई है, 60-70% शेयर उसके खरीद के, सब्सिडरी कंपनी जिसे कहते हैं। तो अगर मिलती जुलती मिलती जुलती नहीं, उसी कंपनी के किसी और कंपनी में काम शुरू कर दें जिसके उसने शेयर वगैरह खरीदे हुए, तो भी समझा जाएगा आप उसी के पास काम कर रहे हैं। अच्छा, अगली मिसाल, एक साहब होंडा एटलस कार में नौकरी करते थे, वहां से छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने टोयोटा में नौकरी शुरू कर दी, वहां से छोड़ के चले गए। टोयोटा का क्या नाम है, कौन सी मोटर्स है? अच्छा, टोयोटा में से छोड़ के चले गए। फिर अब किया गाड़ी वाले उनके पास काम कर रहे हैं। अब इनको एक वक्त में कितनी पेंशन्स मिल रही हैं? 2, क्योंकि ये दो जगह से नौकरी छोड़ के आए हैं।
तो इनको 2 से 20 साल एक जगह नौकरी की हो, 20 साल एक जगह नौकरी की हो, तो फिर भी नौकरी करने का पूरा ना हो रहा हो तो चलो किया में जाते हैं, बहुत ज़्यादा नौकरी करते हैं, नौकरी रहने। तो अब इनको जो 2 पेंशनें मिल रही होंगी, एक पहले एम्प्लॉयर से और एक दूसरे एम्प्लॉयर से। तीसरे एम्प्लॉयर से तो तनख्वाह मिल रही होगी। अब अगर एक बंदे को एक वक्त में 2 पेंशन मिल रही हैं तो लॉ मेकर कहते हैं इस पर तो बारिश शुरू हो गई है पेंशन की, तो तुम्हें हायर वाली पेंशन माफ कर देता हूँ। इफ अ पर्सन रिसीव मोर देन 1 पेंशन देन ओनली हायर पेंशन विल बी। लेकिन अगर तुम्हारी एज 60 साल से ज्यादा है तो फिर तुम्हें चाहे 10 पेंशनें मिल रही हो सारी माफ है। However, if a person age is more than 60 years, then all pensions will be irrespective of ऊपर वाली कंडीशंस। फिर आपके लिए ऊपर वाली कंडीशंस भी नहीं देखी जाएंगी, फिर आपकी सारी पेंशंस क्या होंगी, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए सेकंड रो में माफ होंगी। बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बंदा दरमियान में क्लास के। आगे उल्टा कर दें मोबाइल, शुक्रिया। पेंशंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस क्या होता है? बाजू की ताकत, आर्मी। अगर आप आर्मी के या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको जितनी मर्जी पेंशंस मिल रही हैं सारी क्या होंगी? माफ होंगी। जी कल मैंने कहा था कि कुछ बच्चों के बारे में मैं सोच रहा हूं, उनको आना चाहिए था लेकिन वो आए नहीं हुए। तो वो कौन से बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि उनके बारे में सोचा जा रहा था? हाथ खड़ा करें जल्दी 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 जल्दी। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें जल्दी 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 जल्दी। जी बिल्कुल, आपको सोचना भी चाहिए था, ये वेल डन। ओके, इनको भी शाबाश दे रहा हूं मैं। पॉइंट 12, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी। अब ये 2 अलग अलग चीजें हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी। भाईजान भाईजान इनकी लट बालों की साइड पे करें जरा, इनका माथा नजर आए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने टेस्ट 4 दिया था जिसकी डिस्कशन हुई थी? क्लास के बाद मिलिएगा जरा, ठीक है? या ऐसे बंदे के साथ ना बैठा करें जो टेस्ट नहीं देता। उठो, साथ वाले से अगर 4 टेस्ट नहीं दिए ना तो साथ वाले से जरा साइड पे हो जाए, उसे कहें कल से तुम्हें तेरे साथ बैठूंगा भी नहीं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी में क्या फर्क होता है? पेंशन तो ये होती है जब आप रिटायर हो गए तो आपको हर महीने जो घर में पैसे आ रहे हैं डेट इज पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये होता है कि आप मुर्गी से बात कर लें कि तुम अंडा देती हो एक, इकट्ठे जरा साइड पे लेके जो मुर्गी को, यार जरा बस करना यार, तो थोड़े से जरा एडवांस में कोई आज 50-60 दे दें, आगे ना दी फिर कुछ दिन, फिर उसके बाद दोबारा। दैट इज कॉल्ड एज, या बहन से मुज़ाकरात आप कर लेंगे कि 10-10, 15-15 किलो एक ही दफा जरा 6-7 मन दूध दे दे, मेरी भी कुछ जिंदगी में। तो इसी तरह आप एम्प्लॉयर को साइड पे लेके जाते हैं और एम्प्लॉयर को कहते हैं यार ये क्या तरसा तरसा के तूने हर महीने मुझे घर 20,000 रुपया भेजना है, तो नौकरी मैंने छोड़ दी, हर महीने तरसा तरसा के हर महीने मेरे घर 20,000 भेजेगा, तो मेरे घर 10,000 भेज दिया कर हर महीने, और बाकी शायद मेरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल रह गई है, तो मुझे लग रहा है शायद 70 साल की उम्र में मैं चला जाऊंगा। तो ऐसा करके जो 10 साल के 10,000 बनते हैं ना जो तुमने मुझे देने हैं, वो सारे किसी तरह ना मुझे शॉपर में डाल के इकट्ठे दे दे। तो ये ज़रा अगर मेरे लिए भला हो जाएगा। तो पेंशन ले रहा है या पेंशन को कम्यूट करवा के लेना चाह रहा है? अब ये एम्प्लॉयर की मर्जी है, माने ना माने। तो होता यह है कि फिर एम्प्लॉयर्स इनको पूरी पेंशन नहीं देते, आधी पचाधी पेंशन दे देते हैं, और बाकी जो आधी बच जाती है वो सारी एडवांस में करके उसको इकट्ठी करके लिफाफे में डाल के देते हैं। डेट इज कॉल्ड एज। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी नहीं है व्हाट इज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसलिए मैंने डब्बे के अंदर बताया हुआ है कि पेंशन क्या होती है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होती है, लेकिन ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बस इसकी टैक्स ट्रीटमेंट देखनी है। ग्रेचुटी ये होती है कि जब एम्प्लॉई जा रहा हो तो उसको ना जाते हुए कुछ तोहफा दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं।
ये पैसे पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के अलावा होते हैं। ये क्या होते हैं कि अगर एम्प्लॉई ने मिसाल के तौर पे 20 साल नौकरी की है तो उसको 20 तनख्वाहें मुफ्त में दे दी जाती हैं। 20 तनख्वाहों से मतलब है कि 20 महीने समझ लें, 20 महीने की तनख्वाह उसको मुफ्त में दे दी जाती है। तो अगर कोई एम्प्लॉय 25 साल नौकरी करके जा रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा 25 साल ज़रब 12 महीने की तनख्वाह दे दी जाती है, यानी उसे 25 साल तक भी तनख्वाह मिलती रही और उतनी ही तनख्वाह दोबारा भी दे दी है, इतनी लुट नहीं मची हुई। मतलब ये कि एम्प्लॉयर अक्सर कहता है कि तुमने 18 साल मेरे पास नौकरी की तो 18 तनख्वाहें मेरे से मुफ्त में ले लो तोहफे के तौर पे, इसे कहते हैं ग्रेच्युटी। बहरहाल ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होती है ये हमें जानना जरूरी नहीं, हमने इसकी टैक्स ट्रीटमेंट जाननी है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, ये दोनों अमाउंट्स, ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग पेजेस पे, ये आपको लंप सम मिलती है। लंप सम का क्या मतलब है, यानी एक ही वक्त मिलती है, एक ही वक्त मिलती है इकट्ठे। जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो उस दिन आपको एक शॉपर पकड़ा दिया जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का, दूसरा शॉपर पकड़ा दिया जाता है प्रोविडेंट फंड का, तीसरा शॉपर पकड़ा दिया जाता है ग्रेच्युटी का। तो इन शॉपरों को आप जो है वो डाल के किसी बैग के अंदर घर ले जाते हैं, 3 शॉपरों को जाके खोलते हैं तो इनमें कायदे आज़म वाले नोट होते हैं। लेकिन ये पेंशन आपको तरसा तरसा के मिलती है, इसके लिए आपको हर महीने का वेट करना पड़ता है। अक्सर आपने सुना होगा बैंक में छुट्टी थी, पेंशन वाले गए, उनको पेंशन नहीं मिली, फिर अगले दिन उनको जाना पड़ा, बैंक के बाहर लाइनें लग गई। तो पेंशन आपको हर महीने मिलती है। गोल्डन हैंडशेक और ग्रेच्युटी में कोई ऐसा सच फ़र्क ये है कि गोल्डन हैंडशेक है, ग्रेच्युटी है, यानी वो भी एक तोहफा है जो ग्रेच्युटी के अलावा दिया जाता है। अगले पेज पे है ग्रेच्युटी। हाइब्रिड में जगा दें आखिरी लाइन में, जागते रहना भाइयों। ग्रेच्युटी के बारे में ये रूल है कि जादुई छड़ी पता करें है, ग्रेच्युटी के बारे में ये रूल है कि जब आपको ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी तो आपसे पूछा ये जाएगा कि आप हुकूमत के एम्प्लॉई हैं। जी मैं हुकूमत का एम्प्लॉई हूं, आपको सारी ग्रेच्युटी माफ, यानी अगर आपको 6 लाख ग्रेच्युटी मिली है, 6 लाख की 6 लाख माफ, कुछ भी इनकम में ऐड नहीं होगा। अच्छा, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको ग्रेच्युटी मिलती है और आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, पेप्सी में नौकरी कर रहे होते हैं, हमारे कॉलेज में नौकरी कर रहे होते हैं, आप जो है वो गवर्नमेंट फूड्स में नौकरी कर रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे नौकरी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा दूर होके ऐसे मुझे पेश करें, थैंक यू। खड़े हो जाओ जिनके कजन चाइना में रहते हैं। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, मिसाल के तौर में पेप्सी पे नौकरी कर रहा है, तो पेप्सी वालों को चाहिए कि ग्रेच्युटी की जो स्कीम है पूरी, जो ग्रेच्युटी का फंड है पूरा, उसे जाके गवर्नमेंट से प्रूव कराएं, यानी एफबीआर को बताएं, कमिश्नर को जाके बताएं कि हम एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी देते हैं, ये उसका पूरा मैकेनिज्म है और इतनी तनख्वाहें उसको जाते हुए हम देते हैं। तो आप ये ज़रा सारा सिस्टम हमारा देख के हमें अप्रूव कर दें कि ये प्रॉपर है, सिस्टम है हमारा। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में असूल ये है कि जिस वक्त बंदा रिटायर हो और उसको ग्रेच्युटी मिल रही हो तो उससे पूछा यह जाता है कि तुम्हारे एम्प्लॉयर ने क्या हुकूमत पाकिस्तान से कमिश्नर से जाके इस ग्रेच्युटी को अप्रूव कराया था। तो अगर वो कहते हैं हाँ ग्रेच्युटी फंड अप्रूव कराया था कमिश्नर से हमने, तो फिर आपकी सारी ग्रेच्युटी क्या है, माफ। अगर पेप्सी के अंदर एम्प्लॉय है और पेप्सी वालों ने कमिश्नर से अप्रूव नहीं कराया, कमिश्नर से अप्रूव
बल्कि इन्होंने एफबीआर से अप्रूव कराया। एफबीआर से जो अप्रूव कराया जाता है वो स्कीम होती है, वो फंड नहीं होता, बस ये नाम फर्क है। और कमिश्नर से जो अप्रूव कराया जाता है वो, तो ये एग्जेम्प्ट होगा अप टू 3 लाख। 3 लाख का क्या मतलब है कि अगर आपको 7 लाख मिली है तो 3 लाख तक माफ है, तो इनकम में कितनी जाएगी? 4 लाख। अगर आपको 12 लाख मिली है, अभी इसको न्यूमेरिकल करेंगे, छोड़ने पड़े, 12 लाख मिली है तो 3 लाख तक माफ है, तो इनकम में कितनी जाएगी? 9 लाख। डन। अब अगर एक बंदा गोरमे कोला में नौकरी कर रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, गोरमे कोला ने कमिश्नर से भी अप्रूव नहीं कराया, एफबीआर से भी स्कीम अप्रूव नहीं कराई, बल्कि वैसे ही अपने एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी देती जा रही है। तो ऐसी सूरत में ग्रेचुटी का नाम क्या होगा? ये भी माफ होगी, माफ होगी, लेकिन कितनी? अप टू लोअर ऑफ व्हाट? 75,000 और 50% ऑफ, यानी जितनी ग्रेचुटी मिली उसका 50% या 70। ये भी मैं न्यूमेरिकल इसका कराऊंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के जहनों में यह सवाल आता है कि एफबीआर बड़ा इदारा है, इससे अप्रूवल करा रहे हैं तो सिर्फ 3 लाख माफ, कमिश्नर एफबीआर का नौकर है, उससे अप्रूव करा रहे हैं तो सारा माफ। तो ये सवाल नहीं जहन में आना चाहिए। आगे चलें। असल में एफबीआर से जो स्कीम अप्रूव होती है ना, वो हैफेजर्डली होती है, जल्दी जल्दी जाके होती है, और एफबीआर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ता। लेकिन अगर कमिश्नर से अप्रूवल करानी होती है, फिर एफबीआर कमिश्नर को कहते हैं कि यार पूरी डिटेल देखो इनकी, और सारा जो है वो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कमिश्नर से अप्रूवल बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो भी एफबीआर के अंडर ही कर रहा होता है अप्रूवल, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती है, इसमें कम डिटेल दे के गुजारा चल जाता है, वो ये वजह है। तो इस वजह को जानना कोई ज़रूरी नहीं है। कम्यूटेशन, ज़िंदगी में कभी किसी के सामने कोई बात करे तो ये नहीं कहना हाँ, ये आदाब के बहुत खिलाफ है, गलत चीज़ को गलत जगह पे अप्लाई। अच्छा, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन कम्यूट होकर मिली किसी को, अगर तो आप हुकूमत के नौकर हैं तो आपको सारी माफ, अगर आप हुकूमत के नौकर नहीं हैं और एफबीआर की स्कीम से आपको मिली है तो भी, यहां कमिश्नर के फंड की कोई बात नहीं है, यहां सिर्फ एफबीआर की स्कीम की बात है। वहां एफबीआर की स्कीम पे 3 लाख तक माफ था, यहां सारा माफ। और अगर आपने कहीं से अप्रूव नहीं कराई, चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 करें अगले पेज पे आके, जल्दी से सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, सलाम।
नहीं हुआ, बातें हो गई बस खत्म, कोई सॉल्व नहीं किया, नजर आ रहे हैं सॉल्व नहीं हुआ। आसिम एम्प्लॉय हुआ है XYZ कंपनी में और उसकी बेसिक सैलरी है 40,000 पर मंथ। चालीस हजार 12 ना, रिटायर्ड ऑन मार्च 31, 2011, तो कितने महीने? जवाब इसको 4,70,000 मिला है फ्रॉम ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय FBR। इनको उठा दे जरा। इसको 4,70,000 मिला है एक ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय FBR से। ग्रेचुटी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, आप बस अपने एंगल से ये समझें कि रिटायरमेंट के वक्त तोहफा है बस। ग्रेचुटी स्कीम कौन सी वाली? मिला कितना? 4 लाख। ये वाला कितना माफ है? अच्छा, मैंने 4,70,000 को अंदर वाले कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि वो पूरा ऐड नहीं करना ना। लेस माफ कितना? अगर आपको 4,70,000 मिले और आपका एम्प्लॉयर कह दे कि 3 लाख रुपए इसमें से मैं माफ करता हूं, हुकूमत कह दे 3 लाख रुपए इसमें से मैं माफ करती हूं, तो 4,70,000 आपको मिला, 3 लाख माफ हो गया, तो कितने पे हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा? नोट करने का टाइम दिया जाएगा सबर पहले। इसके बाद आपको पैसे मिले हैं कम्यूटेशन ऑफ, लेकिन ये क्या है? ये वाला सिनेरियो बनेगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अप टू लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ कम्यूटेशन, यानी जितनी कम्यूटेशन मिली उसका 50% और 75,000। बताएं जी, कम्यूटेशन के कितने पैसे? 2 लाख। ये 2 लाख थोड़ा सा नीचे आ गया, ये नहीं कि इनका टोटल है, इसलिए मैंने रेड मार्कर यूज किया, इनका टोटल इधर चला गया। लेस माफ लोअर ऑफ क्या इन क्या? इन दोनों में से लोअर माफ है। कितना माफ है? अच्छा, मिला कितना था? मिला कितना था? 2 लाख। माफ कितना? तो भी ना करना 75। तो जवाब 1,25,000। डन। 6 चलें, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करते हैं जिन्होंने सवाल पूछा था, समझ आ गया जी, शुक्रिया। ओके,
चलिए आगे। आपने देख लिया होगा ये जो रिजल्ट आया है कि आई कैप जो है वो बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले को अलग अलग कर देता है। तो इसलिए प्लीज़ किसी खुशफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आता है, मुझे पता है, मुझे ये मेरे लिए क्या मसला है। तो खुदा के लिए खुद अपने आप को सीरियस रखें। और आपको पता है किस तरह आप लोगों ने संडे ज़ाया किया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों ने संडे को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया? 1 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 16 17 बॉयज़ हाइब्रिड 18 19 20 21 22। अब इसको डिवाइड करो ज़रा 180 पे क्या जवाब आ रहा है। अब ये देख लो 10-15% बच्चा सीरियस है भाई, क्या क्या करें? और आप मुझे मुस्कुरा के देख रहे हो। अभी मैंने सैलरी का कल पढ़ा हुआ पूछ लेना, वो आपको याद नहीं होना। हालांकि आपने इस चैप्टर में मेरे सामने बैठ के पहली रो में नियत की थी, ये चैप्टर तो मैंने साथ साथ करना है। चलें आ जाए। अच्छा अब ये बात सुन लें, अगला चैप्टर जो आ रहा है ना वो साथ साथ करेंगे, ठीक है? ये वाला छोड़ दें जो 2-4 दिन रह गया, ये फारग हो, ये जहाँ मर्जी जाए, अगला चैप्टर साथ साथ करेंगे। पेज 107। अच्छा एक मिनट, इसको ना मैं नाम दे रहा हूं अलिफ बा पापा, अलिफ बापा, अलिफ बे पे ते, से आ गया डायरेक्ट, हमारे इलाके में टे आता है, मैं उर्दू वाले कर रहा हूं। अलिफ बे पे ते टे से और जीम। डन। अब हमने ढूंढना है कि ये लॉ में अलिफ बे पे तेटे से जीम कहां लिखा हुआ है। चलें आ जाए ढूंढते हैं। पेज 107, ये लगा लें पहले अलिफ बे पे तेटे से जीम। एबीसी लिखोगे तो उधर भी एबीसी टाइप लिखा हुआ है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा। करना है तो जैसे मर्जी कर लो, मुझे कोई मसला नहीं, इंडिकेशन के लिए बस बताया। बाकी थोड़ा थोड़ा बता, मादरी जबान से अवेयर होता रहता है। हमारे बच्चों ने पूछ लिया अली बे सुनाए, तो ये तक हमने नहीं पहुंच सकना, रेड ए तक पहुंचोगे। अबू आप भी ऐसे ही हैं तो मुझे क्यों टांगते हैं? आजकल तो बच्चे भी बहुत समझ नहीं आती, कहाँ कहाँ से क्या सीख आते हैं। तो 1 क्लास में बेटा है, वो कहते हैं बस लर्निंग करनी होती है। लर्निंग बात तो ठीक है, लर्निंग करनी होती है, लेकिन कहाँ कहाँ से बच्चे क्या क्या सीखते रहते हैं। पेज 107 12, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन received from government or pension scheme approved by board shall be, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अगर आप गवर्नमेंट से रिसीव करेंगे, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आप किससे रिसीव करेंगे? और पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। आंखें खोल के, यानी किस किस की बात करें जरा सोच के बताएं। टे और से। एक्सेलेंट, कितने लोगों ने बोला था? टे और से दोनों की बात कर रहा है। ये हो गया हमारा टे और ये हो गया हमारा से। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड शेल बी एग्जाम। रात 11 बजे शुरू किए थे एमसीक्यूज बनाने आपके लिए, 10:30 बजे, और तकरीबन 12:40 हो गए थे। तो लेकिन आप लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं, आप लोगों तो बनाने तो नहीं, आप लोगों ने तो सॉल्व ही करने हैं। तो 10 मिनट्स वुड बी इनफ फॉर यू आई थिंक टू सॉल्व दिस। पॉइंट नंबर 13, इनामात अनाउंस कर दिए जाएं।
फर्स्ट आने वाले को क्या दिया जाएगा, सेकंड आने वाले को क्या दिया जाएगा, थर्ड आने वाले को क्या दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर फर्स्ट 3 आ गए तो फिर सेकंड थर्ड वाले को बस शाबाशी दी जाएगी, और क्या करेंगे। हमने तो 3 इनाम देने हैं या 3 पोजीशंस वालों को इनाम देने हैं? 3 इनाम देने हैं हमने। कितने? हम बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट्स ढूंढना चाह रहे हैं, फिजिकल ऑनलाइन हाइब्रिड में से ब्राइट स्टूडेंट्स ढूंढना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह 9:10 तक उस स्टूडेंट को खुद पता चल जाएगा मैं ब्राइट हूं, अगर उसके पूरे बटा पूरे नंबर आ गए। उसको तो वैसे ही पता चल जाने मैं फर्स्ट आ गया, नंबर तो उसको फौरन खुद ही पता चल जाने। या हो सकता है नंबर हम हाइड करें, थोड़ी देर बाद बताएं। हाँ, 10-15 बच्चों के सेम आ जाए, ये तो कोशिश की है कि ना आए। ये तो फिर शायद हमारा फेलियर होगा कि अगर 15 बच्चे फर्स्ट आ गए। ओके, मैं सोच रहा हूं मैं चाचे पुत्र को आई कैप मोटरसाइकिल नहीं देता, गोल्ड मेडल वाले को मोटरसाइकिल नहीं देता, तो इधर टेस्ट छोटा सा पास करने में मोटरसाइकिल जी बाहर निकलो जरा क्लास में। देता है कि गोल्ड मेडल वाले को मोटरसाइकिल देता है, वो चिंची नहीं देते, वो मोटरसाइकिल का टायर नहीं देता। अच्छा, पॉइंट नंबर नहीं देता होगा एप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 13, ग्रेचुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। आपको क्या मिली? ग्रेचुटी या कम्यूटेशन ऑफ, कब मिली? रिसीव्ड ऑन और इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, या आपके मरने पे आपके बालों को मिली। हेयर से क्या मुराद है? बाल बच्चे, वुरसा को मिली। बाल से मुराद शायद बीवी होती है और बच्चों से मुराद शायद चिल्ड्रन होते हैं, तो बाल बच्चे, तो मरने के बाद आपके वुरसा को मिली। तो क्या करना है? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फुली एग्जाम्ड। ये अलिफ वाला कवर हो रहा है, अलिफ। अच्छा यार, ये ना कहिएगा कि ऊपर उसने ग्रेचुटी भी लिखा हुआ है और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी लिखा हुआ है। फिलहाल ये वाला मैंने ग्रेचुटी के लिए कर रहा हूं क्योंकि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए ऊपर उसने जिक्र कर दिया है। आगे बड़ा क्लियर है, दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट में बड़ा क्लियर है। वो ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, ये कौन सा था? ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, बे वाला। इसको क्या करना था? फुली। ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, पे पे एग्जाम्प्ट अप टू, और बोल रहे हैं कितना माफ है? 3 लाख नहीं माफ, 3 लाख तक माफ है, उससे ऊपर वाला टैक्सेबल है। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, इफ स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। अगर स्कीम एप्लीकेबल हो, ये ना हो कि कुछ पसंदीदा एम्प्लॉयज के लिए आप कह दें तुम्हें तो ग्रेचुटी मिलेगी और बाकी एम्प्लॉयज के लिए आप कहीं ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। ये स्कीम एप्लीकेबल किसके लिए होनी चाहिए? ओके, नेक्स्ट, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी ते और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ जीन। इसके लिए क्या रूल है? ये काट दे। द अमाउंट एग्जाम विल बी लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? हाइब्रिड में फर्स्ट सेकंड रो नहीं काटा, काटें इसको, बॉल पॉइंट से इस पोर्शन को काट दें। चलो चलिए अगला पॉइंट निकाल लें। ये क्लियर हो गया सारा? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन गवर्नमेंट वालों के लिए क्या है? जल्दी बोलें। एग्जाम्प्ट। पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ग्रेचुटी भी, ग्रेचुटी फंड, ग्रेचुटी स्कीम अनअप्रूव्ड। ओके,
इस चौथे पॉइंट के साथ चंद कंडीशंस अटैच है। इस चौथे पॉइंट के साथ चंद कंडीशंस अटैच हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ये अमाउंट माफ होगी, वरना ये अमाउंट माफ नहीं होगी। अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ये अमाउंट माफ होगी, वरना ये अमाउंट माफ। अब वो क्या कंडीशंस हैं? अगर एक डायरेक्टर है कंपनी का, उसको अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिली, तो इससे 4 सवाल पूछे जाएंगे। ए, बी, सी, डी। अगर एक डायरेक्टर नहीं है, एज्यूम अदर देन डायरेक्टर है, एज्यूम सेल्स मैनेजर है, और इसे क्या मिली? अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिली, तो इससे 3 सवाल पूछे जाएंगे। ए, सी और डी। अगर एक डायरेक्टर है कंपनी का और उसको अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन मिली, अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन, तो इससे जो है वो 3 सवाल पूछे जाएंगे। ए, बी, सी, डी नहीं पूछा जाएगा। और अगर एक सेल्स मैनेजर है, एज्यूम करें कंपनी का सेल्स मैनेजर है और उसे क्या मिली? अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन, तो इस बंदे से जो है वो 2 सवाल पूछे जाएंगे, ए और सी। असल में ना ये जो बी वाला पॉइंट है ये डायरेक्टर्स के लिए है सिर्फ। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ये बी वाला अभी समझ आ जाएगा आपको, मैं ऊपर पढ़ूंगा। ये जरा ऐसे ही थोड़ा सा लंबा हो गया, परेशान हो गए। डायरेक्टर्स के लिए कौन सा पॉइंट है? अगर एक बंदा डायरेक्टर नहीं है तो उसके लिए बी पॉइंट नहीं है। और ये जो डी वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट, ये कोई बच्चा बताए किसके लिए है? ग्रेच्युटी के लिए। डी वाला पॉइंट कम्यूटेशन के लिए सिरे से डी वाला पॉइंट ही नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल है वो पहले समझ लेते हैं ताकि बाकियों के लिए वैसे ही सवाल समझ आ जाए। एक बंदा अगर कंपनी का डायरेक्टर है और इसको क्या मिली है? कौन सी ग्रेच्युटी? अनअप्रूव्ड। तो इसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। 4 सवाल पूछने के बाद सारी माफ नहीं हो जाएगी, माफ वही होगी जो ऊपर बताई है। इस एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए यह शराइत पूरी होना, आपने ऊपर नहीं देखना। पहला सवाल, डायरेक्टर साहब आपको 7 लाख रुपया मिला है, ये मिसाल के तौर पे, ये पाकिस्तान में मिला है या बाहर मिला है? वो कहेगा पाकिस्तान में मिला है। अच्छा चलें, अगला सवाल आपसे। डायरेक्टर साहब को हमने साइड पे बुलाया ना, डायरेक्टर साहब जरा साइड पे आ जाए। आपको 7 लाख रुपया मिली है अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी, पाकिस्तान में मिली है? हाँ पाकिस्तान में, शेखुपुरा के अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कराई है। अच्छा आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं, यानी कि 8 घंटे नौकरी करते हैं, या वो डायरेक्टर हैं जो कभी कभी सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आते हैं? मैं एम्प्लॉय डायरेक्टर हूँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चलें। अच्छा पाकिस्तान में 183 डेज हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं पाकिस्तान में 183 डेज था, बिल्कुल था। अच्छा आपको पास्ट में तो कोई ग्रेच्युटी नहीं मिली? नहीं 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 नहीं, मुझे पास्ट में कोई ग्रेच्युटी नहीं मिली। अगर इन 4 सवालों के जवाब इसने वो दे दिए जो मैंने कहे हैं अभी, तो फिर इसको अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जामिशन अवेलेबल है। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछने, आंखें खोल के? आप पाकिस्तान में पैसे मिले हैं? हाँ। आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं? हाँ। आप रेजिडेंट हैं? हाँ।
वो जी भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल हाँ बोलने में मजा आ रहा है। अब जी में थोड़ा मजा तो नहीं आएगा। हाँ, क्या आपको पहले कभी ग्रेजुएटी मिली है ना? इसका मतलब है इस बंदे को ले जाओ साइड पे, इसकी ये वाली अमाउंट्स क्या कर दो, माफ कर दो। लेकिन अगर एक बंदा सेल्स मैनेजर है और डायरेक्टर नहीं है कंपनी का, तो उससे पूछने की जरूरत ही नहीं ये वाला सवाल कि तुम एम्प्लॉय डायरेक्टर हो, वो तो डायरेक्टर है ही नहीं। तो ये वाला सवाल किसके लिए था? डायरेक्टर के लिए। तो इससे बस 3 सवाल पूछ लें। ओए, अब ये तो सेल्स मैनेजर है ना, इससे हल्का फुल्का ओए कहा जा सकता। ओए, तो ये पैसे पाकिस्तान में मिले? हाँ। वो भी आगे से बोला हाँ। अच्छा, इसके बाद फौजियों ने बंदे को पकड़ लिया ना, बच्चा था आप लोगों की तरह का, शरारती बच्चा था। चलिए छोड़ें, तो नहीं बताना। अच्छा, फिर उससे अगला सवाल जो है वो ये पूछेंगे मोहतरम कि वो बंदा, ट्राई पे फोकस करें, वो बंदा रेजिडेंट है या नहीं है? हाँ, मैं रेजिडेंट हूं। तुम्हें पहले कभी ग्रेजुएट नहीं मिली ना? तीनों सवालों के जवाब इसने वो दे दिए जो मैंने बताए हैं। हाँ 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 ना, कभी कभी जिंदगी में ना भी करना पड़ता है ना। हाँ 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 ना, हाँ हाँ ना। जब ये सवालों के जवाब दे दिए तो इसका मतलब है इस बंदे को जो पैसे मिल रहे होंगे वो माफ हो जाएंगे। अच्छा, अब डायरेक्टर साहब को पैसे तो मिले लेकिन ग्रेचुटी के नहीं मिले। किसके मिले? पाकिस्तान में मिले। हाँ। एम्प्लॉय डायरेक्टर हो? हाँ। रेजिडेंट हो? हाँ। ले जाए भाई को, पता नहीं क्या हुआ वैसे, तो इसकी भी माफ कर दें अमाउंट्स। सेल्स मैनेजर को पैसे मिले, एज्यूम करें सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है डायरेक्टर के अलावा। पाकिस्तान में पैसे मिले? हाँ। रेजिडेंट हो? हाँ। ले जाए भाई को। मेरे से 2 सवाल ही पूछे, हद होगी, दूसरों ने ज्यादा सवाल पूछे, मेरे से 2 सवाल पूछे। अच्छा है जा, इसकी भी ये अमाउंट्स क्या कर दें, माफ कर दें। नोट कर लें, साथ ले किताब पे, जरा खूबसूरत से करके कीजिएगा आज। ये हाइब्रिड में क्या हो गया, लास्ट रो में किधर जा रहे हैं लोग? क्लास चल रही थी, वो क्लास चलते चलते एकदम चलती बस से उतरना तो डेंजरस होता है। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं आजकल, बस में बैठते ही नहीं, पूरा पूरा दिन क्लास छोड़ देते हैं। ये मेरे हिसाब से लोगों का काम नहीं। मैं कल की क्लास की बात नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शनल केस था, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो मेरे आप जैसे कि हिम्मत तो नहीं क्लास छोड़ने की, आपकी है? कम से कम हमारी हिम्मत तो नहीं कि क्लास छोड़ दे, नहीं बंदा क्लास छोड़ दे। ये पागल हो गया बंदे को, डीओजी ने बाइट किया, तो डीओजी ने भी बाइट किया तो बंदा क्लास पढ़ने आ जाता है। जान दे देंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेल डन। हाइब्रिड में टका के बातें कर ले, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लो में सारी बातों का कोटा आज पूरा कर लें, कोई मसला नहीं, ताकि आइंदा फिर मसला ही ना हो जाए। अच्छा, अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा बैठा है जो बिला वजह आपसे बातें करता है ना, होते कई बार दोस्त भी बन जाता है अनलकीली, और बिला वजह बातें भी करता है, तो उसे एक दिन आज ले जाए शाम को कि यार जो करना है ना बातें कर ले, आज पूरी तुझे 2 घंटे तुझे देता हूँ मैं, खुदा के लिए क्लास में ना बोला कर, इस तरह ना उसको जरा समझा दिया करें। चलें जी, नोट कर लिया? नो सर, छोड़ो यार, इन्होंने नोट ही करते रहने, हम लोग आगे बढ़ते हैं। The exemption on unapproved gratuity or unapproved commutation of pension. Exemption on unapproved gratuity or unapproved commutation of pension shall apply if the payment is received in, और अगर वो डायरेक्टर है तो उससे एक और चीज पूछें, अगर वो है, इन केस अगर नहीं है तो ठीक है, अगर वो डायरेक्टर है तो उससे एक और चीज पूछें कि तुम रेगुलर एम्प्लॉय हो या नहीं। और अगला सवाल क्या पूछें उससे,
आपने देखे ए और सी तो सबसे ही पूछना है, ए और सी तो सबसे ही पूछना है। और एक और सवाल पूछें, लेकिन वो सिर्फ ग्रेचुटी वालों से पूछें। तो ग्रेचुटी रिसीव्ड, ये सवाल डायरेक्टर के लिए, ये ग्रेचुटी वालों के लिए है। अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव की है तो आपके लिए शर्त यह कि पास्ट में आपने कोई ग्रेचुटी उस एम्प्लॉयर या किसी और एम्प्लॉयर से ना ली हो। वो किसी भी किस्म की ग्रेचुटी हो सकती है। अच्छा, ये कंडीशंस इनके लिए पूरी होंगी तो फायदा क्या होगा? सारी अनअप्रूव्ड माफ हो जाएगी, या माफ इतनी ही होगी? माफ इतनी ही होगी, ये नहीं कि पूरी माफ हो जाएगी। जी बता दें अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, एक नहीं हो रही तो माफ नहीं होगी, सारी पूरी होना जरूरी है। अल्लाह आपका भला करे। एंड दरम्यान कहीं एंड लिखा होगा, ये देखिए एंड लिखा हुआ, पेज नंबर 109। जी अगर अनअप्रूव्ड है, 24, कोई भी बेनेवोलेंट ग्रांट किसी बंदे को मिली है बेनेवोलेंट फंड से। बेनेवोलेंट फंड एक बास्केट होती है जो एम्प्लॉयर ने बनाई होती है, तो ये भी एक तरह का तोहफा होता है। ये अब तो कोई इतनी खास टेस्ट नहीं हुई, बल्कि 20-25 साल से गवर्नमेंट टेस्ट नहीं की। ये बेनेवोलेंट फंड एक तरह का तोहफा ही होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होता है। ये पैसे भी बस माफ हैं, ये याद रख लें, और कोई ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, क्लास छोड़ के ना जाया करें। अच्छा मोहतरम, एक बंदा है खीरा, एक बंदा है, वो कहता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा हूं जहां बर्गर बेचे जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे वो, चलो भाई ने बोल दिया केंटकी फ्राइड चिकन, केंटकी फ्राइड KFC में, अल नजम फ्राइड चिकन नहीं, AFC नहीं, चलो। तो वो बंदा कहता है मैं KFC में काम कर रहा हूं, चलो फ्राई चिक्स कर लो फिर। एक बंदा कहता है मैं फ्राई चिक्स में काम कर रहा हूं, तो मुझे वहां पर बर्गर मिलता है, मुझे वहां पर बर्गर खाने को मिलता है। मैं वहां पर कैशियर हूं, मैं वहां पे सेल्स मैनेजर हूं, मैं वहां पे जो है वो कुकिंग का काम करता हूं, मुझे वहां पे बर्गर मिलता है खाने को। कैचअप मुझे घर से लानी पड़ती है, वो नहीं कंपनी वाले देते। अब इसको एक बेनिफिट मिल रहा है, किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से। किसकी तरफ से? इसमें 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, इसको फ्री भी मिल सकता है और सबसे डाइज्ड भी मिल सकता है। अगर फ्री मिलेगा तो कितने पैसे पे किए इसने? 0। सबसे डाइज्ड मिला तो इसने पे किया 150 रुपए। बाजार में ये बर्गर है कितने रुपए का? मिसाल के तौर पे 400 रुपए का। तो 400 वाली चीज कितने में मिली? तो बेनिफिट कितना हुआ? 400 वाली चीज कितने में मिली? बेनिफिट कितना हुआ? 250। इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड होगा? लॉ मेकर कहता है कि अगर आप एक शर्त पूरी कर दो तो ये बेनिफिट आपको मैं माफ कर रहा हूं। एग्जेम्पशंस हमने पढ़नी शुरू कर दी हैं। लॉ मेकर कहता है अगर एक शर्त पूरी कर दो तो मैं आपको ये बेनिफिट माफ कर देता हूं, बल्कि 2 शराइत पूरी करो। पहली शर्त ये कि ये बर्गर ड्यूटी आवर्स में मिले। ये नहीं कि ड्यूटी खत्म हो गई और घर जाके बैठे हो, बर्गर खाने को दिल चाह 2 घंटे बाद आके कह रहे हो यार मुझे जरा बर्गर बना के दे दो, ये नहीं, ड्यूटी आवर्स में खाना है।
8 से 4 आपकी ड्यूटी है, तो उसी के दौरान आपने बर्गर खाना है। और दूसरी शर्त यह है कि आपने ये बर्गर दुकान पे बैठ के दूसरी शर्त यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को वही चीज डिलीवर कर रही हो जो आपको खिला रही हो, यानी कि आपके लिए अलग से पीसी से खाना नहीं आ रहा, बल्कि वही ऑर्गेनाइजेशन आपके ड्यूटी आवर्स में जो कस्टमर्स को खिला रही है बर्गर, वही आपको भी एक खिला दिया। वही वाला नहीं मैं कह रहा हूं, तो जो कस्टमर्स को खिला रही है वही आपको भी बेनिफिट दे दे, तो कहते हैं इसमें कोई मसला नहीं। सिमिलरली इस कॉलेज के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कोई टीचर है, तो उस टीचर या सिक्योरिटी गार्ड तो एम्प्लॉय है ना, तो उसका कोई बच्चा यहाँ आके सीए करने लग जाए। अब ये देखिए, ये सीट खाली पड़ी है, मिसाल के तौर पे ये सीट खाली पड़ी है, यहाँ आके वो बैठ जाए। खाली ना भी पड़ी हो तो जगह बना लेता बंदा, जरूरी नहीं होता। अच्छा, तो वो आके यहाँ बैठ जाए, तो असूली तौर पे बाकी फीस पे कर रहे हैं 25,000 और वो पे कर रहा है ₹0, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने कहा है कोई नहीं यार, आपका ही बच्चा है, आप हमारे यहाँ फंक्शनल उर्दू पढ़ाते हैं, तो कोई नहीं, आपके बच्चे को हम इधर पढ़ा देते हैं, सीए करा देते हैं, कोई मसला नहीं। तो ऐसी सूरत में उससे एम्प्लॉय को भी वो बेनिफिट माफ होगा, क्योंकि जहां कॉलेज वाले सबके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहां इसके बच्चे को भी पढ़ा देंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इन दोनों मिसालों में कॉमन बात आपको क्या मिली है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वही चीज दे रहा है जो अपने कस्टमर्स को देता है। नोट कर लें, ये कौन सा पॉइंट है? कुछ भी समझ लें, कुछ समझना जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयर देता है। रिजल्ट डाउनलोड करके शायद आपने देखा हो, ऐसे भी लोग थे जिनके 4-4 पेपर पास हो रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ये नहीं कि आप भी 4, कोई बंदा 4 उठा ले, आराम से 3-3 करके चलें, 3-3-2। हाँ, उठा सकते हैं 4 जो बच्चे माशाल्लाह अपने आप को समझे कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन बताने का मकसद ये है कि करने वाले फिर 4-4 भी कर लेते हैं। 5 वाला भी क्यों था? अलाउ नहीं। असूली तौर पे पहली सूरत में बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, जिसको आप कहते हैं ना मुफ्ता लगा हुआ है, और दूसरी सूरत में बेनिफिट अब ज्यादा मिले या कम मिले से कोई फर्क। असूल क्या है बोलें जी? एक्सेलेंट, ये माफ हो जाएगा सब कुछ। पढ़ें, नोट कर लिया? चलें जी आगे। द फॉलोइंग परक्विजिट्स, परक्विजिट्स क्या होता है? फायदे। द फॉलोइंग परक्विजिट्स सीड बाय एन एम्प्लॉय शैल बी एग्जाम्ड। मजे के ना सैलरी का चैप्टर, इसलिए हाइब्रिड में चौथी रो में जरा बातें हो रही हैं मजे मजे की। फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स बोलते हैं आप लोग, ये मुझे भी बता दिया करें जो नई ट्रेंड चल रहे हो। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कहीं यार ये पता नहीं किस मानेंगे। होटल्स, शॉपिंग मॉल, मुंह को थोड़ा सा गोल करना होता है,
तो बताते रहा करें। तो मुंह में पानी भरना होता है। फ्री और सब्सिडाइज फूड्स प्रोवाइडेड बाय होटल्स, रेस्टोरेंट्स तो ठीक है, वो तो वही चल रहा है आजकल, एंड रेस्टोरेंट्स टू इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स में खाना खिलाना है आपने। आगे चलें। ये रख के लगाने की बजाय हाइब्रिड में चौथी रो के अंदर इस लड़के को उठाओ आप प्यार से। आगे चलें। फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन ऑफ, चिल्ड्रन, बीवी नहीं, चिल्ड्रन को। क्या आपको बेगम तालीम याफ्ता नहीं है तो मेरी बेगम को तालीम दे दें, ऐसे फिक्र नहीं जिंदगी में बोलने, तीनों पता की है। पॉइंट नंबर 4 पढ़े आगे। बेगम को रखने बेगम, लिख लिया मैं? पेज नहीं मिला लिखने के लिए। पॉइंट 4 दिल में लिखना है ना। पॉइंट 4 बातें सुनने के लिए, अमल करने के लिए। फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट 10 साल बाद मिलना इंशाल्लाह। फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर कमरे में बैठा हुआ था तो सिक्योरिटी गार्ड आ गया। डॉक्टर ने कहा इतनी सिक्योरिटी, मेरे पास आ गए हो तुम, बाहर खड़े हो। डॉक्टर ने कहा इतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे कि अब ये तो मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, जाओ बाहर खड़े हो। सिक्योरिटी गार्ड है, सर जी मसला पे है, पेट में दर्द हो रही है सुबह से, मैं की करिए समझ नहीं आती। तो फिर डॉक्टर साहब ने प्यार मोहब्बत से उसको चेक कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि जहां डॉक्टर सारे एरू गैरे नत्थे खैरे का पेट चेक कर रहे हैं, तो अगर अपने एम्प्लॉय का पेट चेक कर देंगे उस दफ्तर के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या हरज की बात है? अब कमिश्नर ये तो ना कहे कि मेरे पेट चेक कराने के 2000 तो नहीं लिए, इसके पेट चेक करने के कोई पैसे नहीं लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत चलता है। चलें। फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉयज। बहुत से घर आज के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, 1400 साल पहले जो बातें होती थी वो उन घरों में होती हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पेट में दर्द थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उठो अबू हुरैरा नमाज पढ़। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत से घर हैं जिनमें घर वाले ये कहते हैं बेटा नफल पढ़ो, अल्लाह से मांगो। दवाई इख्तियार करना मना नहीं कह रहे, लेकिन पहले यकीनी इसबाब इख्तियार किया करें। पॉइंट 5 अदर बेनिफिट फॉर विच द एम्प्लॉयर डू नॉट बियर एनी एज नोटिफाइड बाय बोर्ड। अच्छा, इन तीनों सिनेरियोज में देखें कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ी। आप लोगों ने कहा था पूरा सेशन नहीं बोलना, खड़े हो जो दोनों। क्या जो भी है बोलना नहीं है ना हम। अच्छा, बोलने लिखा मतलब बोलना नहीं है। अदर बेनिफिट फॉर विच एम्प्लॉयर डू नॉट बियर एनी, मिसाल दें कोई हाथ खड़ा करके, ये क्या मतलब है? किस फिक्रे का मतलब क्या है जी बताएं। जी एक्स्ट्रा कॉस्ट करनी पड़ी। देखना ना पहली मिसाल में भी जहां इतने बर्गर बन रहे हैं तो वहां इसके लिए बर्गर खरीदने के लिए कितना खर्चा करना पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत तो है ही, ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कितना खर्चा, जहां इतनी बल्क क्वांटिटी में बर्गर आ रहे हैं तो इसके लिए भी आ जाएगा तो क्या होगा। इसी तरह जहां इतने बच्चे पढ़े हैं वहां एम्प्लॉय का बच्चा भी कहीं बैठ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा कॉलेज को? कितनी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी? एसी ने अलग मना पड़ जाएगा? नहीं। नया कमरा खरीदना पड़ जाएगा? नहीं। तो इतनी कॉस्ट तो नहीं आ जानी। जैसे देखें आप लोगों ने 8 लोगों को बुलाया हो और 9वां बंदा भी आ जाए, उसको आना नहीं चाहिए था, ये मुझे पता है, वो अपने लिए गलत कर रहा है आखिरत के एतबार से। वो 9वां बंदा भी आ जाए तो कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि जहां 8 बंदे आए थे वहां 9वां भी आ जाएगा तो खाना खा ही लेगा साथ, क्या मसला है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, कोई 15 रोटियां के लिए एक्स्ट्रा नहीं मंगवानी पड़ेगी, सब कुछ बना हुआ है। पॉइंट नंबर 3, जहां हॉस्पिटल वाले सारे मरीजों को चेक कर रहे हैं वहां इस वाले मरीज को भी हॉस्पिटल वाले चेक कर लेंगे जो अपना ही एम्प्लॉई है। यानी नर्स ही जाके डॉक्टर को कहती है कि मेरा चेकअप करें। अब वो नर्स तो हॉस्पिटल में काम कर रही है तो कोई मसला नहीं, आप चेक कर दें। इसी तरह कोई हॉस्पिटल का एम्प्लॉई डॉक्टर के पास चला जाए तो फिर कोई मसला नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं हॉस्पिटल को इनकर करनी। कोई नई एक्सरे मशीन खरीदनी पड़ेगी उसके लिए, कोई नए एमआरआई मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, कोई नए जो है वो इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। आगे चले।
अच्छा, अगर और कोई इदारा ऐसा चाहता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि होंडा एटलस कार के केस में भी यही हो। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन मैनेजर के जहाँ सबको गाड़ी दे रहे हैं, मुझे भी गाड़ी दे दे। मैं वो गया था फ्राई चिक्स में, वो उसको बर्गर दे रहे थे, वो सबको बर्गर दे रहे थे, उसको भी दे दिया। जो सबको गाड़ियां दे रहे हैं, मुझे भी नई वाली सिविक दे दें। ये नहीं, वो तो पूरी गाड़ी बनाने के लिए कॉस्ट इनका करनी पड़ती है, इंजन है, टायर है, ये है, वो है, वो तो हैवी कॉस्ट इनका करनी पड़ती है, फिर नहीं। तो पॉइंट 1 भी होता था, वो डिलीट हो गया है, अब लॉ मेकर ने वो खत्म कर दिया। पॉइंट 1 ये होता था कि हवाई जहाज वाले जहां सबको लेके जा रहे हैं बाहर के मुल्क में जहाज बना के, तो जहाज जो बाहर बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अजीब लोग। तो हवाई जहाज वाले जहां सबको लेके जा रहे हैं, वहां अगर हम एम्प्लॉय को भी ले जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है, लेकिन वो पॉइंट 1 अब डिलीट हो गया हुआ है। अच्छा, पॉइंट 5, अगर कोई इदारा ये साबित कर दे कि मुझे बेनिफिट देते हुए ज्यादा खर्चा इनकर नहीं करना पड़ता, तो खैर है। मिसाल के तौर पर वारिद वाले कहते हैं कि हम सबको कॉल करने की सहूलत दे रहे हैं, सबको मैसेज करने की, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की सहूलत दे रहे हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉय को मुफ्त में दे रहे हैं सहूलत, तो ज्यादा खंबे लगाने पड़ेंगे कि एम्प्लॉय ने कॉलें करनी है, खंबा लगाओ, 8-8 घंटे लगा रहता है फोन पे। एम्प्लॉय के लिए कोई नए इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे कि वो खंबे की मेंटेनेंस कॉस्ट, तो जहां उस खंबे के ऊपर 4000 पहले ही लोग कॉलें करके उसको कनेक्ट यूज कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के, तो वहां एम्प्लॉय भी 4000 एक नंबर पे यूज कर लेगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई इदारा हो, जैसे मैंने वारिद की मिसाल दे दी, जो ये साबित कर दे हुकूमत को जाके क्या कि मैं एम्प्लॉय को वही फायदा दूंगा जो कस्टमर्स को दे रहा हूं, तो मेरे एम्प्लॉय को ये बेनिफिट इनकम में ऐड, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड से नोटिफाई कराना पड़ेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना नहीं। ओके, लेट्स हैव सम H2O टुगेदर, प्लीज अरेंज H2O फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड, पोर इट इन ग्लास। ये पोर इट का लफ्ज होता है, पता नहीं कौन सा होता है, आपको जरा, हमने असल में FSC की हुई है, आप लोगों ने जरा ज्यादा बेहतर, आप लोग भी वही किया है। चल, मेरा तेरा एक ही काम है, बाकियों को कह रहा हूं। पानी पिए जी, हाइब्रिड में प्लीज पानी पिए, माना करें बात ना, एक कतरा ही पी ले हमेशा। चलें जी आगे, शुक्रिया भाई, इतने मानने वाले बच्चे हैं, आगे चलें। अच्छा जी, अब हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। एक बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि इलाज की सहूलत मेरी तरफ से। सर मैं आपको बीमार लग रहा हूं, अच्छा बस जा तू, इलाज की सहूलत मेरी तरफ से। इसको कहते हैं फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी मुफ्त इलाज। तो मुफ्त इलाज कोई बाहर का बंदा फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा, बल्कि एम्प्लॉयर फी सबीलिल्लाह सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए एम्प्लॉय का इलाज करा के दे रहे हैं, यार मैं इसका इलाज मुफ्त में करा दूं, बेचारे का देख क्या हाल हुआ है, इसका इलाज मुफ्त में करा दूं। तो ये हॉस्पिटल के अंदर नौकरी नहीं करा, वो हमने अलग बात कर ली है। तो कोई बंदा होंडा एटलस कार के अंदर नौकरी करता है, सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, उसको होंडा एटलस कार ने कह दिया कि फलां अस्पताल है, वहां चले जाना और वहां जाके ये बता देना कि आप होंडा के एम्प्लॉय हो, और हम भी इधर से फ़ोन कर देंगे, जाने से पहले हमें बता देना। तो वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले आपका इलाज मुफ्त कर देंगे, आपका मुफ्त करेंगे, हम उनको पैसे दे देंगे, वो आप परेशान ना हो, आपका इलाज मुफ्त हो जाया करेगा। बट ये नहीं कि हल्का सा सर में दर्द हो तो पहुंचे हुए हो उधर, तो अब जो है वो आपका इलाज इंशाल्लाह मुफ्त करा दिया करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, जा सकते हैं सर में दर्द पे भी। मेडिकल फैसिलिटी, तो इसका क्या मतलब कहेगा एम्प्लॉय, क्या कहेगा मुझे क्या मिल गई है। लेकिन एक और ऑप्शन भी तो हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटी आप ना दें, आप उसे कहेंगे जाओ, जाके अस्पताल में दिखाओ,
दिखा के डॉक्टर का बिल लाओ। ये मोबाइल इनको जरा कह दे, थोड़ी देर बाद इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, अभी खुला टाइम है इंशाल्लाह, 23 घंटे हैं कल की क्लास तक, अब जितना मर्जी जाओ, जाके अस्पताल में दिखाओ और वहां डॉक्टर का बिल लेके आओ, वो बिल मुझे लाके दिखाओ, वो बिल मैं आपको क्या कर दूंगा, अब क्या होगा, ये 2 सिनेरियोस बन गए। आगे क्या बात लिखी हुई है, इट इज प्रोवाइडेड एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। का मतलब यह है कि जैसे शादी हो रही होती है तो निकाहनामा लिखा जाता है, जैसे आप फीस जमा करा रहे होते हैं तो एक फॉर्म भरा जाता है। तो जिस वक्त एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जिंदगी में पहली दफा मिले थे और नौकरी का मुआहदा नामा लिखा हुआ था, उस मुआहदे नामे में वाज़े तौर पे लिखा होना चाहिए मैं तुम्हें मुफ्त इलाज की सहूलत दूंगा। उस मुआहदे नामे में वाज़े लिखा होना चाहिए। तो आमतौर पे वो लोग ऐसे लिखते हैं, मैं तुम्हें 1 लाख बेसिक सैलरी दिया करूंगा, 20,000 पे हाउस रेंट अलाउंस दिया करूंगा, तुम्हें गाड़ी दे दूंगा दफ्तर और घर के काम के लिए, और इसके अलावा मैं तुम्हें इलाज की सहूलत भी दूंगा। अगर ऐसा फिक्रा आपने लिख दिया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में निकाहनामे के वक्त, यानी दोनों के एग्रीमेंट के वक्त लिख दिया, तो लॉ मेकर कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं, मैं आपकी सारी अमाउंट क्या कर रहा हूं, जो भी आपके इलाज पे 1 लाख रुपया खर्चा आया, 2 लाख आया, सर्जरी होगी बेचारे की, कोई ऑपरेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 8 लाख खर्चा आया, सब माफ है। हालांकि आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन फिर भी वो सारा खर्चा क्या है, माफ है, जो एम्प्लॉयर ने आपके लिए किया। शर्त बताएं क्या है, प्रोवाइडेड दैट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक, फैमिली को भी मिल सकता है, और क्लिनिक एज द केस में बी इज गिवन। अस्पताल का क्या बताना है आपने, इज गिवन एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो सर्टिफाइज एंड अटेस्ट द मेडिकल और एम्प्लॉयर उस बिलों के ऊपर क्या करे, साइन भी करे। ठीक है जी, चलें होगा, यानी एम्प्लॉयर पक्का कर दे कि ये बिल जेन्युइन है, बस अस्पताल से पता करा ले, जैसे भी पता करा ले।